हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सृष्टि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग लीगल। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिशिंग ऑफ गुड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पेरिशिंग ऑफ गुड्स। तो व्हाट इज़ पेरिशिंग? पेरिशिंग मतलब डैमेज, कोई चीज़ खराब हो जाना। पेरिशिंग ऑफ गुड्स को डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स भी कहते हैं। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज एज फार एज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स आर कंसर्न। सेक्शन 7 पेरिशिंग ऑफ गुड्स बिफोर सेल एंड सेक्शन 8 पेरिशिंग ऑफ गुड्स आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट टू सेल मतलब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑन सम फ्यूचर डेट। अगर सेल होने से पहले ही डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हुआ तो क्या सिचुएशन होगी, और एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स हुआ तो क्या सिचुएशन होगी, वो आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेक्शन 7 डील करता है पेरिशिंग ऑफ गुड्स बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक गुड्स का मीनिंग बताया था। स्पेसिफिक गुड्स मतलब द गुड्स विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 100 घोड़े हैं, उसमें से आपको मुझे एक मेरा वाइट कलर का घोड़ा बेचना है। तो जो वाइट कलर का घोड़ा हुआ, ये एक स्पेसिफिक गुड है जिसके बेसिस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया। The contract is void if the goods, without the knowledge of the seller, have, at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to the description in the contract. तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हर कॉन्ट्रैक्ट की एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि जिसके बेसिस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो चीज़ डैमेज हो जाती है, तो उसका परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे पास का एक घोड़ा आपको बेचने का। ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट बनने के बाद मुझे पता चला कि मेरा घोड़ा उसके पहले ही दिन मर गया था। तो इस केस में क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट में जो दोनों पार्टी है, दे विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो अब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और अगर किसी एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई एडवांटेज लिया होगा, फॉर एग्जांपल अगर बायर ने सेलर को ऑलरेडी 1000 रुपीज़ इन एडवांस दिया होगा, तो सेलर इज़ बाउंड टू रिस्टोर इट टू बैक टू द बायर। तो ये था सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसका सेक्शन 8 डील करता है गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods, without any fault on the part of the seller or buyer, perished or become so damaged as no longer to answer to the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. तो सबसे पहले समझते हैं बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर का मीनिंग क्या होता है। तो एक जनरल रूल है, रिस्क पासेस टू द ओनरशिप। आगे हम इसे देखने ही वाले हैं। तो ये तो जनरल रूल है कि जिसकी ओनरशिप होगी रिस्क भी उसी की होगी। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब ओनरशिप अभी भी सेलर के पास में ही है। तो यहाँ पर पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। पोजीशन किसी की भी पास हो, ओनरशिप जिसकी है रिस्क भी उसी की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक केक की बेकरी है और आपने मुझे एक केक बनाने का ऑर्डर दिया है। तो क्या हुआ, वो केक एक दिन चूहों ने खा लिया। तो इसमें ना ही मेरी गलती है और ना ही आपकी गलती है। तो इन सच केस क्या होगा, द एग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड। तो चलिए डेफिनेशन को समझते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक गुड्स का एग्रीमेंट है और सब्सिक्वेंटली वो गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, अगर वो गुड्स डैमेज हो गए, पेरिश्ड हो गए या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो गया बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, द एग्रीमेंट इज़ देयर बाय अवॉइडेड।
तो आइए इसे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक गाड़ी के शोरूम की ओनर हूँ और आप मेरे कस्टमर हो। मैंने आपको कहा कि सर ये गाड़ी लीजिए, इसका 3 दिन का ट्रायल करिए और अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो तो आप ये ख़रीद लेना। वो आप गाड़ी लेके गए, आपने वो गाड़ी आपके घर के नीचे लगा दी और उसी दिन वो 3 दिन के बीच में एक शहर में बहुत ज़्यादा बड़ी बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में वो गाड़ी बह गई। इसमें ना ही आपका फ़ॉल्ट था और ना ही मेरा फ़ॉल्ट था। इस केस में क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और मैं आपसे वो गाड़ी के पैसे नहीं रिकवर कर पाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के वक्त ही गुड्स का ट्रांसफ़र सेलर टू बायर हो जाता है और एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का ट्रांसफ़र फ्यूचर डेट में हो जाता है या फिर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशन होती है तो उस फुलफिलमेंट के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर गुड्स को कुछ हो जाता है तो क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सेलर से बायर को उसी वक्त हो जाता है तो गुड्स का नुकसान भी बायर को ही भुगतना पड़ेगा। और एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स अभी तक नहीं हुआ है तो गुड्स का जो नुकसान है वो सेलर को भुगतना पड़ेगा। इसका तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इन केस ऑफ सेल रिस्क पासेस टू द बायर, मतलब गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है और एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, रिस्क डू नॉट पासेस टू द बायर। इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। सेल ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें गुड्स का ट्रांसफ़र प्रेजेंट में होता है और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, गुड्स का ट्रांसफ़र फ्यूचर में होता है, तो इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं कि सेल में क्या होता है, द टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्स टू द बायर विद द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड इन एग्रीमेंट टू सेल द टाइटल ऑफ द गुड्स रिमेन्स विद द सेलर एज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द गुड्स। तो ये था डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज सी ऑफ हायर परचेस एक्ट 1972 डील करता है हायर परचेस एग्रीमेंट से। हायर परचेस एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें गुड्स को हायर पे दिया जाता है और जिसमें हायरर को ये ऑप्शन रहता है कि वो उस गुड्स को खरीद सके। इसमें ओनर अपने गुड्स का पोजीशन ट्रांसफ़र करता है और हायरर उसके बदले कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करता है जिसे कहते हैं हायर चार्जेस। और ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट हायरर हैज़ एन ऑप्शन टू बाय द गुड्स। अगर वो उस गुड्स को खरीद लेता है तो वो हो जाएगा सेल और हायरर हो जाएगा बायर और इसके लिए उसे कोई अलग अमाउंट एज ए कंसिडरेशन पे नहीं करनी होगी। जो उसने हायर चार्जेस पे किए थे उसे ही परचेस प्राइस कहेंगे और इसमें हायरर अपना एग्रीमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम हायर परचेस एग्रीमेंट। In case of sale, property in the goods is transferred from the seller to the buyer immediately. And in case of hire purchase agreement, where hirer use goods by paying regular installments and having option to purchase the goods on the payment of last installment. सेल कवर होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर में और हायर परचेस एग्रीमेंट कवर होता है हायर परचेस एक्ट 1972 के अंडर। सेल में बायर इमीडिएटली ओनर हो जाता है और हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट में ओनर हो जाता है। सेल में बायर कांट रिटर्न गुड्स एंड हायर परचेस एग्रीमेंट में सेलर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कभी भी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है। तो ये था एंड ऑफ द लेक्चर। इस लेक्चर की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।